औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपके पास आज का टॉपिक है। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑफन रेफर्स टू as integrated development environments, IDEs, text editors, compilers, and compilers help programmers write, debug, compile code efficiently. अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, आईडी होता है एक किस्म का, जिसमें टेक्स्ट एडिटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंपाइलर होता है जो कंपाइल करके देता है आपको, और इसके अलावा हेल्प करता है प्रोग्रामर की कि वो कोड को राइट कर सके, उसको डीबग कर सके, मींस एरर्स फाइंड एंड रिमूव कर सके, और एफिशिएंटली कंपाइल कर सके। कोड को कंपाइल करना क्या होता है आपको पता ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो जिसमें भी आपने कोड लिखा है उसको मशीन कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे, ठीक है, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीज़ आ जाती है आईडीई में। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं आपके पास के एक ही जगह पे। आपको टूल्स गिवन होते हैं, सारे कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, आप जो है वो एडिट भी कर सकते हो, कंपाइल भी कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, जो भी करना चाहो वो कर लोगे, ठीक है। द फॉलोइंग इज डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दीज टूल्स असिस्ट प्रोग्रामर्स इन कोडिंग एंड कंपाइलेशन प्रोसेस। ये मैंने अभी कहा कि ये टूल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। हेल्प होती है इससे प्रोग्रामर को और कंपाइलेशन में और कोडिंग रन करने में। तो नीचे आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स में टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर जो है वो बेसिक टूल होता है प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि कोड को राइट और एडिट किया जा सके, जैसा कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट है, या विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल नहीं भी करते हो तो नोटपैड में भी या वर्डपैड में भी आप लिख सकते हो सिंपल। तो लेकिन वहाँ पे टूल्स सारे के सारे अवेलेबल नहीं होते। तो आईडीई आपको इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है, एनवायरनमेंट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि सारे टूल्स अवेलेबल हों। जैसे कि एक बॉक्स होता है जो टूल बॉक्स, उसमें सारे जो है वो टूल्स गिवन होते हैं। जैसे कि आपके पास जो नाइफ बॉक्स होता है उसमें हर किस्म के नाइफ्स अवेलेबल होते हैं, जो भी आप चाह रहे हो। जैसा कि आपके पास स्पून बॉक्स होता है उसमें हर किस्म के स्पून्स अवेलेबल होते हैं। अब ये जैसा कि आप देखो ये बॉक्स है, इसके अंदर सारे टूल्स ही गिवन है, जो भी आपको चाहिए होगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स जो हैं वो गिवन होते हैं। आईडीई यही कहते हैं कि वहाँ पे सारे आपको गिवन होते हैं टूल्स, जिसकी मदद से आप जो भी एक्टिविटी प्रोग्रामर करना चाहता है वो आराम से कर सकता है, ठीक है। Integrated development environments are comprehensive tools that combine a text editor, debugger, and compiler in one फेस। यही मैंने अभी बताया आपको अभी बताया। तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है इंटेल आईजी, आइडिया, एक्लिप्स एंड विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है कोड को रिटर्न हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कोड लिखा हुआ होगा उसको मशीन कोड में दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। एग्जांपल्स की बात करें तो GCC, GNU कंपाइलर कलेक्शन फॉर सी और C++ एंड जावा सी फॉर जावा। जावा के लिए जावा सी होता है, और सी और C++ के लिए ये दोनों आपके पास आ जाते हैं कंपाइलर्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कंपाइलर का। उसके बाद हाउ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प कैसे करता है आपकी। तो राइटिंग कोड टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, और आईडी जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कोड राइट करने के लिए, विद फीचर्स। सिंटैक्स हाईलाइटिंग होती हैं उसमें, सिंटैक्स एरर हो तो वो आपको बता देता है। उसके कलर्स जो हैं वो आपको मतलब चेंज होता है, द कोड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्स, मेकिंग इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, जिससे आप अंडरस्टैंड और ईजिली रीड कर सकते हो कि ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। कलरिंग जो है वो चेंज हो जाती है जब आप कोड लिख रहे होते हो, डिफरेंट सिंटैक्स के लिए डिफरेंट होता है। कीवर्ड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइट अपीयर इन ब्लू। कीवर्ड्स जो होते हैं वो अक्सर ब्लू से अपीयर होते हैं, और कमेंट्स जो हैं वो ग्रीन में अपीयर होते हैं। इस तरह की डिफरेंट चेंजिंग जो है वो होती है, जिससे कोड लिखने में प्रोग्रामर को आसानी होती है। लिखते हुए ही अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, या पूरा कोड जो है वो कलर चेंज नहीं कर रहा है, तो आपको उसी वक्त समझ आ जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है, जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं हो रहा। तो वहीं पे प्रोग्रामर को बड़ी हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या कह रहा है कि इन विजुअल स्टूडियो इफ टाइपिंग इफ इन पाइथन
file automatically highlights it and suggests possible completion, making code faster and reducing errors को reduce कर देता है, fast कर देता है। किससे? if जब आप टाइप करते हो ना, तो जब आप if टाइप कर रहे होते हो तो जो पाइथन फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है, सजेशन देता है कि ये आपने टाइप करना होगा, ये टाइप करना होगा। जैसे अक्सर हम मैसेज जब टाइप करते हैं तो वो आपको सजेशन देता है कि ये आपने टाइप करना है, ये करना है। वो फुल या सर्च बार में जब आप हम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सजेशंस मिल रही होती हैं, ठीक है। जब ये हमने सर्च करना होता है सर्च इंजन में, तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो वो आपको फास्ट और एक तो फास्ट कोडिंग फास्ट हो जाती है उससे, और एरर्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। Code completion IDEs offer advanced code completion where software predicts and suggests the next part of the code you are typing. This feature helps in writing code faster and with few एरर्स। यही बात ऊपर एक्सप्लेन हुई है, नीचे भी वही कही गई है। डिबगिंग में क्या होता है? डिबगिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एरर्स को डिटेक्ट एंड रिमूव किया जाता है, फाइंड एंड रिमूव किया जाता है। IDEs with integrated debugger that allow programmers to run their code step by step, inspect variables and understand the flow of execution to find and fix bugs or errors, ठीक है। तो IDEs के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड डिबगर होता है। डिबगर क्या करता है? जो एरर्स को फाइंड एंड फिक्स करता है, फाइंड एंड रिमूव करता है एरर्स को। फिर जो कोड है वो आपका इजीली अंडरस्टैंडेबल और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ईजी हो जाती है। एरर चेकिंग, सिंटैक्स हाईलाइटिंग नेक्स्ट आपके पास है। इसमें क्या है कि टेक्स्ट एडिटर और IDE जो है वो क्या करता है? रियल टाइम जो एरर चेकिंग होती है उसमें हेल्प करता है, वो प्रोवाइड करता है। अंडरलाइन सिंटैक्स एरर को अंडरलाइन कर देगा। अदर इश्यूज एज यू टाइप, जैसे जैसे आप टाइप कर रहे होते हो तो इश्यूज जो हैं जो भी आ रहे होते हैं वो आपको मेंशन करता जाता है। दिस इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स। पूरा कोड आप लिख लें और उसके बाद आपको पता चले कि ये एरर था, बजाय इसके वो साथ साथ आपको एरर बताता जाता है कि ये आप एरर कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, वहीं पे आप जो है वो करेक्शन कर लेंगे। तो ये इजी वे होता है, ठीक है, क्विक वे होता है आइडेंटिफाई और करेक्ट करने एरर्स को। तो एग्जांपल विजुअल स्टूडियो में जो आप फॉरगेट सेमीकोलन इन जावास्क्रिप्ट फाइल में सेमीकोलन जो है वो भूल जाते हैं, इट हाईलाइट्स द एरर एंड प्रोवाइड सजेशन फॉर फिक्सिंग इट। तो वो आपको हाईलाइट कर देगा कि ये यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, आप इसको रिमूव कर लें। तो इसी तरह से ये फास्ट हो जाता है फिर आपका, ठीक है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट आपके पास कंपाइलिंग कोड। कंपाइलेशन कैसे होती है? Compiling code, compiler take the code written by programmers and translate it into executable machine code. They also perform various optimization to make the code run more efficiently. यही बात है कि कंपाइलर आपको पता है कि क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा प्रोग्रामर के लिए ताकि एग्जीक्यूट करवाया जा सके। फिर वो परफॉर्म करते हैं बहुत से ऑप्टिमाइजेशन को, ताकि जो कोड है वो एफिशिएंटली रन कर पाए, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है नेक्स्ट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में IDE ऑफर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर्स दैट हेल्प organize code files, manage dependencies and streamline the build process. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है, IDE प्रोवाइड करती है, जो कि हेल्प करती है आपकी फाइल्स को अरेंज करने में और कोड फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में, अरेंज करने में, और डिपेंडेंसीज किसी दूसरी जो आपके पास कोड है उसके साथ अगर डिपेंडेंसी है तो उसको मैनेज करेगा। और बिल्ड जो प्रोसेस है वो कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, वो आपको बिल्ड करके देगा। विजुअल स्टूडियो में जो क्रिएट करते हैं हम एक नया प्रोजेक्ट, वो कैसे करते हैं? सेटअप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद फोल्डर्स फॉर सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के लिए एक फोल्डर बना लिया जाता है, उसके साथ हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें डिपेंडेंसीज होती हैं, और ये इजी आपको जो कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को मैनेज करना इजी हो जाता है इसकी मदद से, ठीक है। आप जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कम्प्लेक्स आपके पास जो होती हैं ना एप्लीकेशंस, उनको मैनेज करना आसान हो जाता है इससे। IDE का आपको पता होना चाहिए। और डिबगिंग क्या होता है, कंपाइलिंग कोड क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और यही चंद क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। और यहाँ पे इटसेल्फ खुद एक क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करता है आपका जो है वो कोड लिखने में, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये आपने बता देने कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना होगा। आईडीई के बारे में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है वो थोड़ा सा एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। तो चलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे। व्हाट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर -43 यूजिंग 8 बिट टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन। टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन से -43 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो 43 की आपको बाइनरी फाइंड आउट करना होगा, जो कि होती है, अब यार देखो ये इसकी कन्वर्जन आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम जो है वो बाइनरी लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1। ये आपके पास इसकी आ गई है। अब 8 बिट उसने कहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो स्टार्ट में 2 जीरोज मजीद ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि 8 बिट हमने बनानी है। तो अब इसको हम कर लेंगे इन्वर्ट। वंस कम्प्लीमेंट के बाद टूज कम्प्लीमेंट बनाया जाता है ना, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1 1 इन्वर्ट, तो 0 1 0 1 और 00 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस क्या करते होते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं 1। अब इसमें हम करेंगे +1, तो वो आपके पास क्या आंसर देगा, जस्ट लास्ट जो डिजिट है वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो 1 1 1 0 1 0 1 0 1, आई थिंक इसका आंसर बी बन रहा है, ठीक है। ये आप बेशक जो है वो देख सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स करस्पॉन्ड्स टू हेक्साडेसिमल नंबर 3FA7। 3FA7 का हेक्साडेसिमल नंबर है ये, और इसकी बाइनरी आपने बतानी है। अब 3 की बाइनरी क्या होती है, 3 की बाइनरी आपके पास 0011 होती है, ठीक है। 0011 ये आपके पास आ जाएगा 0011। और उसके बाद f जब 15 के इक्वल होता है तो वो 4 आपके पास 1s आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो a होता है वो 10 के इक्वल होता है और उसकी बाइनरी होती है 1010। तो उसके बाद 7 है, 7 की बाइनरी जो है वो ये होती है 0111। तो आपके पास a इसका जो है वो आंसर बनता है, ठीक है। ए इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आप जो है वो टेबल बना के देख सकते हैं, इसको हेक्साडेसिमल नंबर वाला टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके 4 पेयर्स जो हैं वो आप उठा के इसके आंसर में लिखते जाएंगे। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता दिया। हाउ डज आस्की कोड फॉर कैरेक्टर Z90 इन डेसिमल लुक्स इन बाइनरी। 90 का आपने जो है वो जस्ट बताना है कि ये बाइनरी में किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके भी हम जस्ट क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे। ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी आ गई है, और बाइनरी ये जो आई है इसमें आंसर आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे जो है वो आपके पास डिजिट्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 हम लगा देंगे, और अब देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। इसका आंसर 0 1 ए ही बनता है शायद, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। तो यही ए आंसर इसका आपके पास जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इन एन 8 बिट साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब साइंड इंटीजर में रेंज क्या थी वैल्यूज़ की, वो आपको बतानी है। और साइंड इंटीजर में रेंज जो थी वो आपके पास -128 से 127 तक बनती है। तो ये आपके पास भी इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रेंज आपके पास इसकी बनती थी। 128 जो है वो एक्सीड कर जाता ना, 8 बिट नहीं रहता, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 10 बिट बाइनरी नंबर। 10 बिट बाइनरी नंबर में कितनी वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो 2 की पावर जो है वो हम करेंगे डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 की पावर 10 जो है वो अगेन आपके पास क्या होता है, 1024 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 = 1024, ठीक है।
ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं करता? प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, डिवाइस मैनेजमेंट भी होती है, ईमेल मैनेजमेंट नहीं होती। तो नॉट इंक्लूडेड उसने पूछा था, तो ये आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल टास्क टू बी परफॉर्म एट सेम टाइम। मल्टीपल टास्क जो है वो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है। तो ये आपके पास इसका 7 जो MCQ है उसका आंसर बन जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है 8 MCQ। 8 MCQ में क्या है? विच state of a process represents that it is ready for execution but waiting for CPU time। CPU time के लिए जो है वो वेट कर रहा है लेकिन रेडी स्टेट में है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट है, रनिंग है, आपने ये बताना है रेडी स्टेट है या ब्लॉक स्टेट है। तो रेडी स्टेट की आपके पास आ जाता है कि ये रेडी है लेकिन CPU टाइम के लिए वेट कर रहा होता है, तो ये रेडी स्टेट होती है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 9। वट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ CPU शेड्यूलर? CPU शेड्यूलर का मेन पर्पज़ बताना है टू मैनेज फाइल ऑपरेशंस, टू मैनेज CPU यूटिलाइजेशन, टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन, टू मैनेज नेटवर्क्स रिसोर्सेज। प्रोसेस शेड्यूलर शेड्यूल करता है ना प्रोसेस के किसको कितना जो है वो टाइम देना है, CPU टाइम देना है। तो यही हमने प्रोसेस शेड्यूलर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो हो जाएगा टू मैनेज CPU यूटिलाइजेशन। किसको कितना टाइम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है CPU यूटिलाइज हो रहा है, तो ये आ जाएगा। विच मेमोरी मैनेजमेंट अप्रोच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। फिक्स्ड साइज ब्लॉक में जो डिवाइड करता है मेमोरी मैनेजमेंट वो आपके पास कहलाती है पेजिंग। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 MCQ का आंसर पेजिंग ए। नेक्स्ट 11th MCQ है आपके पास, और 11th MCQ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरप्ट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट का क्या पर्पस होता है, इंटरप्ट क्यों आता है, इंटरप्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, इसका बताना है आपने। टू स्पीड अप CPU प्रोसेसिंग, टू स्लो डाउन CPU प्रोसेसिंग, टू हैंडल इमीडिएट इवेंट्स, टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन। तो आपको पता है टू हैंडल इवेंट्स, इमीडिएट इवेंट्स जो आते हैं उनको हैंडल करने के लिए इंटरप्ट्स जो है वो आता है, और ये इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है MCQ? Which scheduling algorithm assigns CPU time in fixed time slice to each process in a cyclic order? Cyclic order में हमें जो फिक्स टाइम स्लाइस है वो CPU टाइम किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में असाइन करता है? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हमने जो कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जैसा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होता है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है, राउंड रॉबिन होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर जो आएगा वो राउंड रॉबिन आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, इसमें जो है वो फिक्स स्लाइस होती हैं, CPU टाइम जो है वो फिक्स स्लाइस में हर प्रोसेस को साइक्लिक ऑर्डर में देता है अपना टाइम। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इन फिक्स साइज्ड ब्लॉक्स? फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक किस में करता है? ये भी आपके पास आ जाएगा पेजिंग। ठीक है, ये आपके पास पेजिंग बन जाता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ होस्टिंग involves installing and running software on servers located within an organization's physical premises। physical premises वाला हमने क्या पढ़ा था? ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 15 MCQ लास्ट है, और लास्ट MCQ में आपके पास क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? ये तो हम 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है, तो कंपाइलर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये MCQs भी हो गए। होप्स आपको इसकी समझ आ गई, क्लियर है सब कुछ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है किसी किस्म की। अगर कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आया हो, कोई टॉपिक या कोई टर्म या कुछ भी, तो आप वो फुल वीडियो देखें, फुल वॉच करें और कमेंट करें, मुझे आंसर्स दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।